वेलकम टू दी सिचुएशन रूम। नाज़रीन, बहुत से कुछ ऐसे खूबसूरत तस्वुरात हैं कि जिनके ज़िम्न में हमने कुछ दिन रख छोड़े हैं। हम अपने बुज़ुर्गों को एक काफ़ियत भरा बुढ़ापा दे सकें या ना दे सकें, मगर बुज़ुर्गों का दिन हम ज़रूर मनाते हैं। इसी तरह बीमारियों के दिन भी हैं, बीमारियां पुरानी औद कर आ रही हैं, मगर इसी हवाले से आज 15 सितंबर है और आज जमहूरियत का दिन है। और जमहूरियत ज़ाहिर है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी और देते रहते हैं। और जब ये आ जाए तो सवाल उठाते हैं कि आखिर वो क्या निज़ाम है, क्या जमहूरियत एक निज़ाम है, निज़ाम कौन सा है, क्या एक ही निज़ाम को चलाने के दो तरीके हैं, एक जिसे हम आमरीत कहते हैं और जमहूरियत कहते हैं। बहरहाल जमहूरियत की अहमियत से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए और आमरीत को कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन क्या जो जमहूरियत आज की दुनिया में हम देखते हैं कोई बहुत बड़ी इकनॉमिक डिक्टेटरशिप तो नहीं है? ये सवाल उठते रहते हैं और सवाल एक जिंदा समाज में रहने भी चाहिए। मेरे साथ इस गुफ्तगू में आज शामिल है जनाब इरशाद आरफ साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बड़े अखबार दुनिया रोज़नामा दुनिया के एडिटर हैं। और ये मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं और जनाब शफकत चौहान साहब जो कि एक स्ट्रगल में ख़ुद भी रहे, लायर्स मूवमेंट में भी रहे और वकला के लीडर भी हैं। बात का आगाज़ और यह मकबूल जान साहब आपसे करता हूँ। हुजूर, बात यह है कि जमहूरियत है तो बहुत अच्छी चीज़ और आज जमहूरियत का दिन भी है, मगर हम क्या करें, हमें वही चीज़ें दरपेश होती हैं। आज नंदीपुर है, कल ज़िया के दौर में थे या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थे तो कुछ और था। तो क्या एक इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप के साए तले जमहूरियत या सो कॉल्ड आमरीत, इनमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? और या साहब मेरी आवाज़, और ये साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे लगता है और ये साहब से मेरी आवाज़ है। इरशाद आरफ साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ इससे पहले कि हमारा उनसे रब्ता कायम हो। हम डिस्टिंग्विश, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहरहाल एक सिस्टम है जिसमें हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? और क्या कोई फ़र्क है आज की जमहूरियत में या इससे सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप में, जब इसका राइट से कोई ताल्लुक रहे या ना रहे? जनाब इरशाद आरफ साहब, देखिए, जमहूरियत एक अच्छा निज़ाम के तौर पर इसलिए मुतारफ़ हुआ, इसलिए मकबूल हुआ कि फ़ौजी आमरीत हो या ख़ानदानी और शख्सी आमरीत हो, उसके मुकाबले में यहाँ दो तीन चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। नंबर वन, फ़ैसले इज्तमाई होते हैं। नंबर दो, फ़ैसलों में शफाफियत होती है। नंबर तीन, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हुक्मरान होता है वो आवाम के सामने अपने आप को जवाबदेह समझता है, क्योंकि उसने आवाम के वोटों से ही इक़्तिदार में आना होता है और वही वोट उसको इक़्तिदार से महरूम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो ये होती है कि हर आदमी के हकूक़ जो हैं, हर इंसान के, वो बराबर होते हैं। बराबर की तालीम उनको मिलती है, बराबर की आज़ादी मिलती है, बराबर का इंसाफ मिलता है। एक मुसावी हकूक़ का मुआशरा होता है जिसे जमहूरी मुआशरा कहा जाता है। तो इसी बुनियाद पर जमहूरियत मकबूल हुई कि आम आदमी ने यह महसूस किया कि मेरे हकूक़ अगर महफूज हो सकते हैं तो उस निज़ाम में जिसमें मैं शिरकत करता हूँ, जो मेरे ज़रिए वजूद में आता है और मेरे लिए वजूद में आता है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये हुई कि चूँकि हम राजवाड़ों के, हमारे एक श्रेष्ठ में एक चीज़ चली आ रही थी कि हम आदी थे राजवाड़ों के, और जब अंग्रेज़ यहाँ आया तो हमने जो स्ट्रगल की, उसके बाद हमने कोई सिस्टम एवॉल्व करने की या एक सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं की। जो सिस्टम हम अंग्रेज़ देकर गए उसमें मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करके हमने उसको चलाने की कोशिश की। इंसाफ का जो तस्वुर था वो हमारी जमहूरियत में मादूम रहा। हुकूक का, मुसावी हुकूक का तस्वुर जो था वो बिल्कुल मादूम रहा। शफाफियत फ़ैसलों में, बल्कि इज्तमाई फ़ैसले तो हुए नहीं, लेकिन जो फ़ैसले इनफरादी तौर पर होते हैं, चंद लोग बैठ के करते हैं, ये एक शख्स फ़ैसला करता है, बाकी वाह वाह करते हैं, उसकी तायद करते हैं, उसके अंदर शफाफियत भी नहीं होती, किसी को नहीं पता होता कि ये फैसला कब। आपने इरशाद साहब इशारा किया, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जनरल साहब, इन्होंने एक बात कही, मुसावी हुकूक। मैं सवाल को ज़्यादा क्रिस्टलाइज करके आपसे करता हूँ। देखें, आप हस्पताल जाएँ तो मुसावी हकूक़ आपको नहीं मिलते, वहाँ एक तबकाती निज़ाम मौजूद है। आप इंसाफ लेने जाएं तो यू हैव टू बाय इट, वेरी एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा है। आप जो कोई ज़िंदगी की कोई सोशल जो यूटिलिटी है या कोई चीज़ है, उसमें इतना बड़ा समाजी बोध है। इसको क्रिस्टलाइज करके बात करते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है, लंदन अमेरिका से ज़्यादा बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। 70 से 80% अवाम गंदा पानी पीते हैं। तो कैन वी हैव डेमोक्रेसी इन सच, इस तरह की सिचुएशन? जनरल साहब,
देखिए, हमें इशू ये है कि हम एक तस्वराती दुनिया में सोचते हैं, रहते हम जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं उसमें हैं। तस्वरात की हद तक तो जिस तरह शाह साहब ने फरमाया, बड़ा अच्छी बात है कि सबको मुसावी हकूक़ होने चाहिए, सब कुछ अच्छी बातें हैं ये। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है, अगर आप शुरू से देख लें, जो प्रैक्टिस इसकी रही है वो प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली तस्वरात से बहुत मुख्तलिफ रही है। एक तो स्टालिन की बात मुझे हमेशा याद आती है कि वोट गिरने वाला इंपॉर्टेंट है, वोट डालने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल बिगाड़ दी हमने, इसमें जो दौलत की रेल पे लाई है इसमें, तो अब दौलतमंद तो जमहूरियत, उसके लिए तो जमहूरियत बहुत अच्छी है क्योंकि वो इलेक्शन लड़ भी सकता है, इक़्तिदार के वानों में पहुँच भी जा, मर्जी के फैसले भी कर लेता है। एक वो लेवल है। दूसरी लेवल ये है जिसके ऊपर हमने जिसकी आप बात कर रहे हैं, मगरबी दुनिया ने इसको थोड़ा सा और बेहतर कर दिया। उन्होंने एक सोशल प्रोग्राम दे के उनको थोड़ा चुप कराने के लिए एक लेवल पे वेलफेयर स्टेट बना दी, एक बेयर मिनिमम लेवल कर दिया। उनसे उसको ऊपर जाने की उसको भी इजाजत नहीं है। अगर अमेरिका चले जाए ये बात, उसको भी उसके ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जाने के लिए फिर 10,000 से डॉलर से एक ज्यादा डॉलर बढ़ जाए तो FBI को रिपोर्ट भेज देते हैं अगर बैंक में आप जी। लेकिन हमने वो भी नहीं किया। तो अब अगर आप पाकिस्तान में निकलते हैं और हमारे बीच थोड़ा आवाम से बात करें तो हमेशा ये, जब भी आप देखिए जमहूरियत की सो कॉल जब बसात लिपेटी गई है तो लोगों ने सुख का सांस लिए, मिठाई में बटी हैं। लेकिन फिर हम दोबारा लेकिन फिर जनरल साहब मार्शल लॉ को भी भेज के जो हमें रिलीफ हुआ वो भी मसला बना हमारे लिए। रियाज साहब गए, खुदा यकीन नहीं आता कि तशरीफ ले गए। देखिए, तशरीफ तो हर एक इंसान ने लेके चले जाना है, लेकिन जो असरात पीछे रह जाते हैं वो, चाहे आप कोई भी दौर ले लें, उसके मनफी असरात अभी तक हम भुगतते चले आ रहे हैं। इशू ये है कि कौमी सतह की सोच डेवलपमेंट करने के लिए आपने निज़ाम को अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा, मैं इसको और आगे बात को बढ़ाता हूँ। औरिया साहब से हमारा राब्ता कायम हुआ। औरिया साहब, बात यह है कि मैं स्टडी आमतौर पे कोट करता हूं डॉक्टर फरक सलीम साहब की। उन्होंने 1700 लोग गिनवाए हैं जो 42 साल में वही इलेक्ट होके आते हैं। इसी तरीके से आप अयूब खान की आमरीत देख लें, वहीं से शुरू कर लेते हैं, आगे आप ज़िया की आमरीत में आ जाएं तो वही लोग हैं जो मजलिस शुरा में भी बैठे हुए हैं, वही इलेक्ट होकर भी आते हैं। तो फिर क्या फ़र्क डालती है? हाँ, ये आर्ग्यूमेंट है कि जी इसको तसलसल जारी रखने दें, लेकिन वो लॉर्ड केन्स कहते हैं ना, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो आप कैसे देखते हैं औरिया साहब? देखिए, बुनियादी तौर पर यह जमहूरियत का जो सिस्टम है, लाख लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं अमेरिका की, फ्रांस की, यूरोप की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। ये बुनियादी तौर पर जब एक खास सिस्टम बिल्टअप हुआ है, जिस वक्त क्रेडिट, आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन हुई है, उस वक्त ये तख्लीक किया गया है। और ये खालिस्तान कॉर्पोरेट कल्चर की डेमोक्रेसी है। $6.8 बिलियन ओबामा के पास ना, ओबामा का बाप नहीं सोच सकता कोई इलेक्शन लड़े। 4.9 बिलियन यूरो सरकोजी के पास ना होते तो तसव्वुर नहीं कर सकता था इलेक्शन में कूदने के। 4.8 बिलियन पाउंड जो थे वो गॉर्डन ब्राउन की पार्टी के पास ना होते, वो नहीं आ सकता था। तो ये जिन लोग जो पार्टी को फंड देते हैं वही पार्टी की पॉलिसीज और वही डेमोक्रेसी को डिक्टेट करते हैं। 15 ट्रिलियन डॉलर, 15,000 अरब डॉलर अमेरिका की जीडीपी है। 16,000 अरब डॉलर अमेरिका का कर्जा है। ये बनते हैं 31 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका के सरमायादारों ने चोरी करके, टैक्स चोरी करने के लिए 32 ट्रिलियन डॉलर केमन आइलैंड में रखा हुआ है। एक आवाज नहीं उठती। हम जरदारी को रोते हैं 6 बिलियन डॉलर को, एक आवाज 32,000 बिलियन डॉलर। आप अंदाजा करें, 1922 के अंदर एक बंदे ने खड़े होकर कहा था कांग्रेस में कि पैसा वापस लाओ, लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है। रॉकफेलर का बाप होता था, उसने कहा था यू आर आवर डॉग, यू शुड बार्क फ्रॉम आवर साइड। हमारे कुत्ते हो, हमारी तरफ से भौंका करो। ये है वो डेमोक्रेसी जिसकी आप तारीफें करते हैं। फिर कहा जाता है विल ऑफ द पीपल स्पीक्स इन द पार्लियामेंट। कभी किसी ने पूछा हम तुम्हारे बच्चों को इराक भेज रहे हैं मरने के लिए? कभी किसी ने पूछा हम तुम्हारे बच्चों को भेज रहे हैं वियतनाम में मरने के लिए? कभी किसी ने पूछा हम तुम्हारे बच्चों को अफगानिस्तान में मरने के लिए? जो पॉलिसीज वो लोग डिक्टेट करते हैं, कि जो कहते हैं हमने पार्टी को फंडिंग दी है, आज आप कहें नॉन पार्टी इलेक्शन कराएं, चीखेंगे डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इसलिए कि पार्टी खरीदना आसान है। आज आप पार्टी को पहले पूछे कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, अमेरिका का, आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने पिछले दो जो कैंपेन के पैसे थे
जिसमें उन्हें पता चला कि 2 बिलियन पाउंड ज्यादा आ गए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, फिर अचानक गौ कर दिया। ये सिस्टम जो है ये एंटी पीपल सिस्टम है। एंटी ये जो कहते हैं ना लोगों को, लोग अपनी मर्जी से इलेक्ट करते हैं, ये 15 दिन का रौला होता है, वो चलते हैं। जिस एक बात कर दूं, जहां ये हो कि 72% औरतें ये कहें कि हमने बिल क्लिंटन को इसलिए वोट दिया है कि वो हमारे ख्वाबों में आता था, उसमें डेमोक्रेसी में फैसला क्या होगा? चलें, ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करता, उनके ख्वाबों में आता था, लेकिन बात ये है चीमा चौहान साहब, ये जो इन्होंने डायमेंशन पॉइंट आउट किया है कि इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। मोदी था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा यानी आपको पता है पूरा कॉर्पोरेट इंडिया था, 21% वोट लिए उसने टोटल इलेक्ट्रेट के, लेकिन वो उसकी 2/3 मेजॉरिटी बनी। यहाँ अगर आप देख लें 3-4 खान वादे हैं बड़े, वो आते हैं बस जनाब ये 2 पार्टी सिस्टम, 3 पार्टी या 2.5 पार्टी सिस्टम चल रहा है। तो और ये दुनिया में हम देखते हैं कि मसलन मैं आपको कांग्रेस की बात कर रहा था, अब उसमें मिनिमम जो है वो मिलियनर है अमेरिकी कांग्रेस में। तो इज इट द डेमोक्रेसी ऑफ द रिच? ये अमीर की जमहूरियत है जिसमें गरीब आदमी ने वोट डालना है, वो भी अगर उसके पास किराया हो या उसे वो उठा के वो है पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। जनाब चौहान साहब देखिए जी, आप दो बातें होती हैं, क्या ये सिस्टम गलत है या हमारा माइंड सेट गलत है या हमारा एक्ट करना गलत है। तो मैं समझता हूँ सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, हम इसको बिल्डअप ऐसे कर गए, हालात ने बिल्डअप ऐसे कर दिया। अगर मैं औरिया साहब की ये बात कंसिडर कर लूँ तो इसका मतलब है कि भाई ठीक है, ज़िया साहब आए थे, मुशर्रफ साहब आए थे, अभी और भी कोई आ जाए तो बेहतर यही है कि हम सॉरी उनको दे छोड़े। ये बात नहीं है मेरे भाई, आपका हम ये ऑटोमेटिकली नहीं कहते। जब हम जमहूरियत पे क्रिटिक करते हैं तो इसका मतलब नहीं ज़िया साहब आ जाए। मैं देखिए आप आइडियलाइज नहीं कर सकते, आप धोखा ना दें। मैं आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम फेवरेबल टू दी पीपल हो सकता है। अभी समझते हैं फेवरेबल है। देखिए बात सुनिए, इस वक्त क्या है, इस वक्त यह है कि आप किसी एक अदरवाइज आप ताले समाज जो दोस्त हम कहते हैं, कुछ कह लें, जो भी आते हैं, अगर हम उनको देखें तो ये देखें तो फिर भी डिफरेंस है, लेकिन कम से कम लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो होती है, लोगों की वर्किंग तो आती है। लेकिन हमने बेसिक क्या किया, जो सबसे बड़ा जुर्म हमसे हुआ, हमने अपने अदारों को अपने फ्रेमवर्क में एडजस्ट नहीं किया। है कि मुझे 5-6 करोड़ रुपया चाहिए एक इलेक्शन के लिए, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद ये आपके तकरीबन 99.9% लोगों के पास नहीं है, तो आप उनको डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर रहे एक लेवल पे। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप यही बात है कि अगर यही चीज देखिए, आपके कानून में जो चीज शामिल है कि कितने पैसे हो सकते हैं, क्या खर्च हो सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन, अगर वही अदारा उसको कैटर करे, वो 15 लाख तो रियलिस्टिक ही नहीं है, नहीं है ना। हाँ। उसको रियलिस्टिक वैल्यू रख के उसके बाद बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ अदारे काम नहीं कर रहे। हम जब दूसरे अदारे हैं तो फिर जमहूरियत के एक वास्ट सेगमेंट आएगा, वो अल्टीमेटली हर इदारे काम नहीं कर रहे। इसी से सवाल उठाता हूं अपना और आता हूं इरशाद साहब। इरशाद साहब, इदारे काम कर रहे हैं, अभी मुझे चाह के कहीं बाईपास करवाना हो ना, इदारा काम कर रहा है, 15 लाख रुपए लेता है मुझसे। हर वो इदारा काम कर रहा है हर उस आदमी के लिए कि जो कि एक टाइनी सी लिटिल माइनॉरिटी जो है उसका हिस्सा है, और कोई इदारा 80% लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। तो मैं इसी एंगल पे आऊंगा कि ये जो रकम की इतनी बड़ी सलाहियत है, और ये लीगल भी है, 15-16 लाख, चले 15 लाख मान ले, 15 लाख मरीज जो मजदूर है उसकी तो 6,000 रुपए आप मिनिमम तो अब 9 कर दिए, 6 भी नहीं मिलती। तो क्या ये सबसे बड़ा नहीं है डीमेरिट डेमोक्रेसी का कि ये अमीर लोगों का खेल बन के रह गई है? जनाब देखिए, अमीर लोगों का खेल तो वो बनेगा जब आप सियासत में अखलाकियात मिन्हा कर देंगे। सियासत में कोई उसूल नहीं होंगे, कोई ज़ाब्ते नहीं होंगे, कोई कवानीन की पाबंदी नहीं होगी, तो फिर ज़ाहिर बात है ये खेल बन जाएगा। बाकी कौन से कवानीन हैं जिन पर अमल दरामद हो रहा है और इस पर नहीं हो रहा? प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सोसाइटी को देखें, हम छोड़ दें अमेरिका को, बरतानिया को, वहाँ क्या होता है उसको छोड़ें।
हमने अगर इस माशरे को आगे बढ़ाना है, इस माशरे को तरक्की की तरफ ले जाना है, इस माशरे को इंसानों के रहने के काबिल बनाना है, तो किसी उसूल ज़ाब्ते के तहत चलना होगा। अब मुकाबला आ जाता है आमरीत का और जमहूरियत का। देखिए, आमरीत और जमहूरियत का कोई मुकाबला है नहीं। आमरीत जितनी भी अच्छी हो, उसकी जो खराबियां हैं वो जमहूरियत की खराबियों से ज़्यादा खराबियां हैं। जमहूरियत इसलिए अच्छा निज़ाम है, लोगों में मकबूल हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि वो पैसा उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कॉरपोरेट कल्चर जो है वर्ल्ड ने उसको सारा, इसलिए कि आम आदमी ने यह समझा कि इसमें मेरी आवाज़ बुलंद हो सकती है, मैं फ़ैसलों में शरीक किया जा सकता हूँ। सोचा ये अमलन क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इंसान के अंदर हिर्स, इंसान के अंदर गलबे की ख्वाहिश, आप कहते हैं कि गुंजाइश अच्छाई की मौजूद है इसमें। देख, इसी में गुंजाइश मौजूद है ना। आप देखिए कि इसमें आप फैसले में शरीक हो सकते हैं। आप एक हुक्मरान अगर बादशाह है या फौजी आमिर है, उसको हटाने का सिवाय उसको या तो अल्लाह ताला उठा ले या ताकतवर उससे आए। इसमें कम से कम एक मुद्दत मुय्यन है। इसमें आपको पता है कि 5 साल के बाद हम तब्दील कर सकते हैं, अगर हम शऊर हूँ, हम में कुव्वत फ़ैसला हो, हम अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हूँ, तो हम ये फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन आमरीत में, बादशाहत में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वहाँ तो खानदान चलते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बड़ी खूबसूरत बात की इरशाद साहब ने, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ये कि क्या जमहूरियत का जो क्रिटिसिज्म है वो ऑटोमेटिकली लीड करता है कि यहाँ शख्सी हुकूमत हो, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि इन्होंने गुंजाइश की बात की, तो गुंजाइश कैसे निकलेगी इस पूरे ग्लोब पे, इस जो जैसे सरमायादाराना जमहूरियत आप कहते हैं, कहीं भी इसकी एक ऐसी मिसाल नहीं है कि जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल या नीचे से आदमी ऊपर आ जाए। 2-4 मिलास हैं, जिसे 2-4 मिसाल जरूर हो सकती हैं जिसे आप टोकनिज्म कह सकते हैं, मगर ओवरऑल मेजॉरिटी में यही सिचुएशन। आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और जनाब जनरल साहब से ये जो सवाल उठाए हैं पूछेंगे। हमारे साथ रहिए, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनरल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये मैं चाह रहा था कि एक तो ये सवाल जो आता है ना, सुनते अब कहते हैं बाय द रिच, टू द रिच, फॉर द रिच, ये एक मामला है। शाद साहब का ये कहना है कि हम इस सिस्टम को सही चला नहीं पाते, लेकिन क्या एक जमहूरियत ऐसी जो पीपल फ्रेंडली जमहूरियत हो, अवाम दोस्त जमहूरियत हो, बड़े छोटे छोटे से हमें अदवार मिलते हैं। अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि पूछा गया, एक असेंबली में क्वेश्चन उठाया गया जनाब इसहाक डार साहब से, तो उनका यह कहना था कि जनाब 5-6 कार्टल्स हैं। फिर एक कई स्टोरीज हम देख चुके हैं, एक खाद वाले का ग्रुप है, एक गैस वाले का ग्रुप है, एक तेल वाले हैं। और अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी में देखें तो लॉबीज हैं। अब तो बरतानिया में कानून पास हो गया कि अगर आपने मेंबर पार्लियामेंट के पास बैठना है तो फीस दें, और बहुत से ऐसे स्कैंडल भी आए। तो ये बिल्कुल लगता है कि डी लिंक हो गई है मैसेज से, खास तौर पे इन्हदाम रूस के बाद। क्या कहेंगे? देखिए, तबई है हर निज़ाम की जो कुदरती तौर पर नहीं है, तो उसने तो मरना है। आप हैरान होंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जमहूरियत अब बिस्तरे मर्ग पर है, और मेरा ख्याल है शायद हमारी जिंदगी भी ना होती जाने वाला है। लेकिन मैं एक तस्दीक कर दूं, इसे जमहूरियत ना कहें, क्योंकि आई डोंट थिंक ये जमहूरियत को सबको है, हम चाहते भी हैं, लेकिन जिस चीज का हमने नाम रख छोड़ा, शायद आप उस हवाले से कह रहे हैं। मैं इस हवाले से भी कह रहा हूँ, दूसरे का और हवाला भी देना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में ख़ास तौर पर जो तीसरी दुनिया इसकी हम बात करते हैं, जहाँ भी तरक्की हुई है, वहाँ पे सो कॉल्ड जमहूरियत के निज़ाम में तरक्की नहीं आ सकी। हम मलेशिया की बहुत मिसाल देते हैं, उन्होंने ज़रूर एक नाम ने हाथ किस्म की जमहूरियत का नाम तो ज़रूर रखा, लेकिन
लेकिन महातीर ने किसी को महातीर थे हिलने वहाँ नहीं पे, दिया जी हाँ, उसमें। वही elect इसी होते थे। तरह जो सिंगापुर में उन्होंने जो भी आप कह लें उसको जमहूरियत कह लें, इलेक्शन कह लें, लेकिन उसने किसी को हिलने नहीं दिया और काम उसने ठीक कर दिया। पाकिस्तान में अगर आप देख लीजिए, हमारे पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं, जिसको हम जमहूरियत कह रहे हैं, ये एक्चुअली 4 या 5 आदमी के हाथों में हुकूमत, मुल्क और सारी अवाम की किस्मत उसमें हम खेल रहे हैं। उसमें आप देख लीजिए, मैं पंजाब की मिसाल देना चाहता हूँ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब की इजाज़त के बगैर पता नहीं हिल सकता, हर चीज़ में उन्होंने दखल जरूर देनी। अगर ये बादशाह की अमनिस्टी कैसे चलानी है तो भाई जमहूरियत का नाम क्यों देकर रखा हुआ है जल साहब, एक सवाल ये उठता है, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी पता नहीं हिलता था, जियाउल हक तो सबसे ब्रूटल मार्शल लॉ था। लेकिन आप ये देख लीजिए, अगर आप उन दौर की और आज के दौर की बात देख लें तो आपको कुछ चीज़ें तो बेहतर नजर आएंगी आपको, ठीक है। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि लोगों को हकूक वो नहीं थे जिससे कि आज लोगों को सो कॉल्ड हकूक मिल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज आप हुकूमत मुखालिफ एटीट्यूड इख्तियार करके आप बच सकते हैं यहाँ पे? आप ये जो पिछले लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो आजकल खबरों में हो रहा है, इस तरीके से अगर आपने जमहूरी चलानी है तो आपका क्या हाल है कि जमहूरी इसी का नाम है ये? देखिए हम अपने अवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं जो नुक्ता है मिसाल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि असल में जमहूरियत के ऊपर तनकीद का मकसद ये नहीं है कि हम किसी फौजी को इनवाइट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो तसव्वुर जमहूरियत नाम इटसेल्फ जो है, जो इसका नाम है, इसका मतलब ये जमहूर से मुताल्लिक कोई चीज़ है। अगर ये खवास से मुताल्लिक है तो उसका नाम ही बदल दें, खवासियत कर दें, इसका नाम भले जमहूरियत के। देखिए हम इसमें फंसे हुए हैं। हम बात करें हम पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की बात करें, हम अपने जो हमारा अपना एक ख़ास तरीका है, हमारी सोच एक ख़ास किस्म की है, हमारे एक पले बड़े हम ख़ास इन्वायरमेंट में हैं। उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम निज़ाम को तरतीब देंगे तो मेरा ख्याल है वो निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। उसको अब जमहूरियत कह लें, जो मर्जी कह लें, हमारा इशू ये है कि हमने एक क्लीशो हमारे ज़हन में चिपक गया हुआ, चूँकि जमहूरियत है हमने जमहूरियत ही कहनी। और जमहूरियत में चूँकि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले या बाद की कोई जो चीज़ हो रही है वो अगर जमहूरियत है तो फिर तो मैं उस निज़ाम के हक में नहीं हूँ जी। मैं ये चाहता हूँ, मैं जो ये चाहता हूँ कि मेरा, आप नंदीपुर की बात कर रहे हैं, मैं ये LNG का मसला बना हुआ है इतना ज़्यादा, किसी हमारे निज़ाम में ये है ही नहीं कि हम उसको हुकूमत 2018 तक इंतजार करेंगे फिर हम जाके इनको निकालेंगे। उस वक्त LNG से मुल्क तो बैठ जाएगा। हमने जमहूरी दौर में जो IPPs लेके आए थे, पाकिस्तान की अगर आपकी इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है तो ये जो हमारा जमहूरी दौर के IPPs का कमाल है वही है, हम उसको पूछ नहीं सकते। हम आपको अगर इसी तरीके से जो अभी ये कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, जमहूरियत है इसलिए हम काम कर रहे हैं, इससे मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई है, हमको पूछ नहीं सकते। ठीक है 5 साल तक मुल्क बैठ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल आपकी जायज़ बातें हैं जनाब औरिया साहब। अब ये बात ये हुई कि सवाल ये उठता है कि जो हुक्मरानों की चीरादस्तियां हैं या जो उनका ऑपरेशन है हमें हर 2 अदवार में मुसलसल नजर आता है। लेकिन होता ये है, ये एक राय होता ये है कि हम जब आमरीयत में कुचले जाते हैं तो हमारे इल्यूजन्स पैदा होते हैं डेमोक्रेसी में। जब डेमोक्रेसी हमें कुचलती है तो हम कहते हैं यार मार्शल लॉ ही ले आओ। तो हम किधर फंसे हुए हैं, इस पर जरा कमेंट कर दें औरिया साहब। देखिए, बदतरीन आमरीयत वो होती है जो जमहूरियत से जन्म लेती है। इसको कहते हैं टिरनी ऑफ डेमोक्रेसी। 51% लोगों की आमरीयत जब जमहूरियत के अवाम के ऊपर मुसल्लत की जाती है तो आप बड़े आराम से कहते हैं हम तो वोट लेके आए हैं, हमारा तो ये हक है, आमर को तो आप गाली दे देंगे। उस 51% बंदे जब वोट लेके आया है, वो अगर जुल्फकार अली भुट्टो जो है अपनी जिंदगी में 34 पॉलिटिकल मर्डर भी करवा ले तो उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं वो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने वोट देके भेजा है। इसको कहते हैं टिरनी ऑफ अक्सरियत की जो आमरीयत है, ये दुनिया की बदतरीन आमरीयत समझी जाती है। और ये सब अक्सरियत की भी नहीं है, हमें इस वक्त एक और पता नहीं कितने लाख नहीं। ये अच्छा ये बताएं, आपसे ही सवाल है, ठीक है, जो जमहूरी हुक्मरान गलत करता है, जिस तरह इरशाद साहब ने कहा भाई आप कानून को गलत इस्तेमाल ना करें, मगर सवाल ये जब आप हमें चौकों पे बांध के कोड़े मारते हैं,
हमें आप फांसियां देते हैं, तो उसको हम कैसे सेलिब्रेट करें? और ये साहब मैंने मेरा पहली बात तो ये है कि दुनिया के अंदर बादशाह अच्छा और बुरा होता है, डिक्टेटर अच्छा और बुरा होता है, जमहूरियत हुक्मरान अच्छा और बुरा होता है। दुनिया में कोई बादशाह जो है, आप तारीख उठा के देख लें, हमेशा ये होता था कि एक बादशाह था, उसके दौर के अंदर शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, अदल के निजाम। ये जो चांकिया का जो सारा का सारा मॉड्यूल है, ये बाकी जो बादशाहों को गुर सिखाने की चीजें बताई गई हैं, जो चाइनीज का मैंड्रिन है, बादशाह को बताया गया था। कोई बादशाह भी लोगों की सर्विस के बगैर जिंदा नहीं रहता, वो बताता है कि मैंने किस तरह, वरना लोग जो उसके खिलाफ हो जाते हैं। और होता है कि आप ये कह रहे हैं कि मकियावेली हो या चांकिया हो, ये दोनों हर दो लीडरान जो हैं, भले वो फौजी हों भले वो सिविल वर्दी वाले हों, उनके उस्ताद वही हैं। नहीं, देखे अच्छे रुपए देखे। 1920 में आपने औरतों को वोट देने का हक हासिल किया। उससे पहले बरतानिया पूरा इकोनॉमिकली डेवलप हो चुका हुआ था कि जमहूरियत से तरक्की होती है। 1973 में स्विट्जरलैंड में औरतों को वोट देने का हक हासिल हुआ। 1973 आप कहते हैं वहां जमहूरियत थी, कुछ नहीं था वहां पर। 73 था, वो कहते हैं औरतें हमारी ये तो एवोल्यूशन हो गया ना, अब आगे किधर जाएं? 45 में दिया था वोट का नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई ना इकोनॉमी का ताल्लुक है न लोगों के हकूक का ताल्लुक है। अब ये कह लें कि अगर मैशत जमहूरी नहीं है तो सियासी निजाम जमहूरी नहीं होगा। जी बिल्कुल। अभी देखे ना, मैं आपको बताता हूं, आपने 18th अमेंडमेंट की है। 18th अमेंडमेंट का सूबों को हकूक मिल गए हैं। मैं और या मकबूल जान अपने बच्चे को एक शानदार बीकन हाउस में, लाहौर ग्रामर में उसमें दाखिल करता हूं, कोयटा में। मैं चला जाता हूं कराची, मैं चला जाता हूं कोयटा, मैं चला जाता हूं लाहौर। मेरे ना एजुकेशन सिस्टम बदलता है, मेरा ना टीचर का स्कूल क्लास बदलती है, मेरा ना सिस्टम बदलता है, मेरा ना इम्तिहान देने का मॉडल बदलता है। हमने अशराफिया के लिए 18th अमेंडमेंट भी नहीं है। गरीब आदमी को हमने रंधे पे रखा हुआ है। तुम जनाब तुम पश्तो पढ़ो, जी तुम ठीक हिंदी है। पढ़ो, तुम और ये कुरान साहब पढ़ो, आपकी बात तुम आ गई, मैं स्कूल थोड़ा में जाओ। चौहान साहब को बर्बाद एंगेज कर करता दिया हूं। हमने। चौहान साहब, औरिया साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो जबर है, मैशत का जो जबर है, आप हर दो निजामों में कंटिन्यू करते हैं। आपने हर जगह पे डिवीजन कर रखी है, एक ऑप्रेस्ड की और एक ऑप्रेसर की। जब तक ये आप माशी अमरीत नहीं तोड़ते, बाकी जमहूरियत बेमानी है, जो मुझे समझ आई। आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आप सबकी, जनरल साहब की और औरिया साहब की बात को जब थोड़ा सा देखता हूँ, तो हम शायद ये कह रहे हैं कि जमहूरियत के ये मसाइल हैं और जो आपकी आमरीत है उसके ये। देखिए हमें क्या करना है, मैं समझता हूँ एक बात तो ये ज़हन में रखें कि जमहूरियत होनी चाहिए। और जमहूरियत को जब आप देखते हो, उसकी जो खामियां हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये खामियां हैं, ये खामियां पैदा की जा रही हैं। लेकिन आमरीत तो किसी सूरत भी सूट नहीं करती किसी सोसाइटी को। हमें ये चीज़ रिजेक्ट करनी चाहिए। और रही बात, आज देखें आपके कहते हैं जमहूरियत की ये आलम है कि आज कोई मिनिस्टर गलत करता है तो आपका मीडिया 1 सेकंड में उसकी खबर लगाता है और उसकी पूछ शुरू हो जाती है, उसके बातें शुरू हो जाती हैं, उसका चेक एंड बैलेंस आना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट आप किसी के होती, हमें यही गिला था। अभी जनरल साहब से बात भी कर रहे थे, आप किसी आमर के औरिया साहब किसी, मेरी बात सुनिए, आप किसी आमर की करती है आके सर, देखिए ना मीडिया करता है ना जमहूरियत करती है। अच्छा बात सुनिए, देखिए आप किसी आमर के मतलब बात करके देखिए अगले लम्हे में क्या होता है। यहाँ तो अखबार बंद हो जाते थे, चैनल बंद हो जाते थे। आज वो बात ये जमहूरियत की वजह से है कि आज आप इस सेटअप में आपसे सवाल, चौहान साहब आपसे सवाल, ये बिल्कुल मैंने बात मान ली, ये इस आर्गुमेंट का जवाब भी देते हैं। भाई मैं सिविल सोसाइटी कह लें, शुगल सोसाइटी कह लें, मुझे इजाजत भी मिल गई बोलने की, मुझे मोटी सी तनख्वाह भी मिल गई, हाँ भाई बोल लो, क्या होगा? आज तक एक बड़ी फिश नेट हुई, मैं बताता हूं सर, कोई नेट हुई है? पहली बात पकड़ा गया उसकी मैं बात करता हूं कि आपके अदारों को, आपको नहीं, सवाल मुकम्मल कर, आपको नहीं पता बड़े थीव्स यहाँ पे कौन है?
क्या वो अनटचेबल नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या करूं मैं यही मेरे बोलने को 80% उसकी आवाम की रोटी बन जाएगा मेरा सर बोलना। उसकी रीजन दो है, उसकी रीजन एक तो ये है कि आपके मैंने जो अदारों की बात की थी, जो अदारे जहां काम करने वाले हैं अगर वो प्रॉपर काम करें तो ये ना रहे। दूसरी बात एक और है, आप देखो काफली कहां थी, उसके मुशर्रफ प्रोटेक्ट आज वो एलिमिनेट हो गए, वो लोग अवेलेबल नहीं है। इसमें कोई जिंदगी बसर करते हैं हुजूर। देखिए बात दुरुस्त है, दे आर वेटिंग इन द विंग्स, देखिए लाइनों में हैं घर। बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात चीज उन झुग्गियों को जाके देखें जो उनके दौर में भी थी, अब भी हैं। एक ब्रेक लेनी है, अब नए लोग एक मुझे ब्रेक लेनी है। चौहान साहब ने दिलचस्प बात की, मगर बात दूसरी पार्टी सर, दूसरी पार्टी में आ गए। अब दूसरों को मौका ये जो आर्ग्यूमेंट है कि जो मिडिल क्लासेस हैं जिनकी एक्सेस मीडिया तक है, जो मेरी तरह एंकर बन जाते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, उसका क्या फायदा उन 80% लोगों को जिनके 1132 बच्चे मेल न्यूट्रिशन से और दवाई ना होने की वजह से डेली मरते हैं। तो मेरे बोलने से उनको क्या होगा? ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। बात करेंगे, वापस आते हैं और ये इसी सवाल का जवाब लेंगे जनाब इरशाद आरिफ साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब इरशाद आरिफ साहब। अभी जो आर्ग्यूमेंट था, बहरहाल ये बात तो अच्छी लगती है हमें, कम से कम हमारे तबके को तो अच्छी लगेगी कि हम बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पे तनकीद कर सकते हैं, वज़रा पे तनकीद भी कर लेते हैं, मगर अमली तौर पर देखें तो हाथ किसी को हम नहीं लगा सकते। कोई जुडिशियल कमीशन खोल कर देखें, कोई इंक्वायरी देखें, हमारे खिलाफ फैसला आ जाए तो जज साहब पर क़यामत बन के टूट पड़ते हैं हम। तो तबका, एक खास तबका तो महफूज ही रहता है, भले वो मार्शल लॉ में हो, भले वो जमहूरियत में हो। ये एक आर्ग्यूमेंट है, आप कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, ये जो इस वक्त जो बेहतरीन मिसाल है वो ये है कि गधे का गोश्त बिक रहा है गाय और भैंस के गोश्त के तौर पर। यही हमारी जमहूरियत का हाल है कि हम गधे का गोश्त गाय भैंस के गोश्त के तौर पर बेचना चाहते हैं, जो लोग लेने के लिए तैयार हैं। इतना जुल्म जमहूरियत पे ना करें। नहीं, हमारी जमहूरियत यही कुछ है। देखिए, वैसे वो मार्केट बता दे जहाँ गाय का गोश्त बिकता है। मैं आरिया साहब इतना जुल्म जमहूरियत पे ना करेंगे, गधे का गोश्त। और ये बात मुकम्मल कर ले, मैं आखिर में सबसे कमेंट मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, एक शख्स को, एक आम इंसान को इस बात से क्या दिलचस्पी है कि उसको बोलने की आज़ादी तो ना हो, लेकिन उसके बच्चे घर में भूखे मर रहे हों, वो सड़क पर निकलते हुए इस खौफ का शिकार हो कोई टारगेट किलर, कोई दहशतगर्द उसको मार देगा, उसको इंसाफ कहीं ना मिल रहा हो, उसकी तजलील हो रही हो, उसके ख़ानदान की तजलील हो रही हो, उसकी बहू बेटी महफूज ना हो, और वो कहे कि मुझे आज़ादी है जनाब बोलने की। ये कोई आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है। मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि जमहूरियत पर लोगों ने जब एतमाद किया तो इस बुनियाद पर के फ़ैसले इज्तमाई होते हैं, शफाफ होते हैं, कानून की हुक्मरानी होती है, इंसान की हुक्मरानी नहीं होती। जो औरिया साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो खिलाफत का निज़ाम था या इस्लाम का निज़ाम था, वो यही था कि इंसान जो था वो हुक्मरान नहीं होता था, अल्लाह के अहकामात की हुक्मरान भी ताबे होते थे, अवाम भी ताबे होते थे। अगर यहाँ जमहूरियत उस किस्म की कोई लाने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब भी होगी। अगर आप सही गोश्त बेचेंगे, गाय का, भैंस का, वो बिकेगा और लोगों को उससे खुशी होगी। लेकिन आप अगर गधे का गोश्त बेचने की कोशिश करेंगे तो फिर एतराज़ात तो होंगे। हमारे जो जिम्मेदारी किसकी, अब इस पे भी आना चाहिए, कौन जिम्मेदार है? अवाम की जिम्मेदारी है। अवाम गलत फैसले करते हैं, गलत लोगों को वोट देते हैं। कीमे वाले नान खा के वोट देना जो है, इस तरह जमहूरियत नहीं आ सकती। जहाँ तक सियासतदान का बुनियादी जिम्मेदारी उसकी है, वो अवाम से वोट लेता है, उसका फ़र्ज़ है। अगर सियासी जमात मजबूत नहीं है, अगर तालीम नहीं है, अगर हर इंसान के मुसावी हकूक़ नहीं है, तो कोई जमहूरियत नहीं है। आप जमहूरियत किसी चीज़ का नाम रखते हैं, सिर्फ आज़ादी का नाम जमहूरियत नहीं है। 2-3 बातें आपकी बड़ी है थी। मैं नुक्ता, मुझे नाम भी याद आ रहा है लोगों का, यानी जनरल साहब, ब्रेड, पीस एंड फ्रीडम। एक तो ये बात, ये जमहूरियत में होनी चाहिए और जमहूरियत यकीनी तौर पे होनी चाहिए। मगर सवाल मेरा ज़रा मुख्तलिफ। जनरल साहब, अगर मैं एक बहुत बड़ा ज़ाती कारोबार भी करता हूँ
और ज़ाती कारोबार में मुझे बैंक से भी काम पड़ता है, मुझे जो है इनकम टैक्स वाले से भी काम पड़ता है, उसको मैं अपॉइंट भी कर सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ साथ मेरा। ये भी एक की जमहूरियत की राह में रुकावट नहीं है? देखिए, जमहूरियत की पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। अगर आप देखिए 18वीं तरमीम की बात हुई, 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? मैं समझता हूँ कि ये हमारे आइन की जो शक्ल बिगड़ती चली आई है, 18वीं तरमीम उसकी बदतरीन मिसाल है। उसमें एक तो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी बड़ी कंसेशंस दी गई। अगर जमहूरियत लेने देने की नाम है, आपने आपस में मामला तय कर लेने हैं और ये 18 से 20 करोड़ लोगों का कोई इसमें दखल नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी करते रहें। देखिए, यानी गोया हक में जमहूरियत के आप भी हैं, लेकिन आप कहते हैं इंक्लूसिव हो, 18-20 करोड़ लोगों को इंक्लूड करें, जिस तरह इरशाद साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम है इस वक्त, हमारे पास जो इस वक्त फेडरल जो गवर्नमेंट जो है वो 1 करोड़ कुछ वोट लेके आई है बीच में। 20 करोड़ अवाम के ऊपर 1 करोड़ के वोट के लोग बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर भी बेइंतहा उंगलियां उठी हैं। और अभी जो फैसले हैं मुतनासिब नुमाइंदगी पे भी हम किस दिन प्रोग्राम रख लेते हैं, तो मैं वो भी देख लीजिए आप। तो अगर इस किस्म का निज़ाम जिसमें चंद एक लोग मिलके आपके सर पे आके मुसलत कर दी जाए, उसको हम जमहूरियत कहें, ठीक है। और वहां पर भी आप देखिए, एक जो पार्टी लीडर है उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता पार्टी में। 130 मेंबर जो है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऑटोक्रेसी है। तो आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? तो आप क्यों नहीं सीधा सीधा एक शख्सी निज़ाम हुकूमत, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आइए, या आप डिक्टेटरशिप ले आइए, अवाम को हक दीजिए, वोटों की बुनियाद पे जी आप ले आइए। आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा इशू तो हमारे किसी भी निज़ाम की जो बुनियाद है वो निज़ाम अदल पे मुनहसर है। आप कोई भी ले लें, चाहे वो डिक्टेटर है, जो भी है, अगर निज़ाम अदल ठीक होगा तो काम चलेगा। आपने पिछले जो इलेक्शन हुआ 2008 में, उसमें एक आदमी के खिलाफ एक उधरदारी चली, और जिस दिन इलेक्शन 2013 के हो गए उसके बाद वो फैसला है कि वो नाहल करार दे दी गया। 5 साल उन्होंने मसले उड़ाए, किसी ने उसको पूछा नहीं। ठीक है, अब ये सब कुछ हो रहा है, आपके सामने बात हो रही है। और ये साहब, मैं जरा जल साहब आपकी बात ये देखें, डेमोक्रेसी के खिलाफ तो जल साहब भी नहीं है। एक इनका अपना तस्वर जमहूरियत है, इंक्लूसिव हो, उसमें सरमाए का दखल कम से कम हो और मेरिट पे हो, लेकिन आमरीत के हक में तो चौहान साहब की तरह कोई भी नहीं है हम में से, जनाब। और ये साहब देखिए, ये जो जमहूरियत इस वक्त बनी हुई है दुनिया पूरी के अंदर, इसका चाक ही ऐसा है कि जो बना ही सरमायादारी की बुनियाद के ऊपर है। देखना होता है एंड प्रोडक्ट क्या है। दुनिया का बदतरीन डिक्टेटर जो है ना, वो जमहूरियत ने पैदा किया है। 92% वोट लिए थे हिटलर ने। नहीं, आप शख्सी हुकूमत के हक में हैं, ये तो फरमाए ना, आप हैं कहां पे? 60 लाख देखें, 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया उसने। ठीक, दुनिया का इस वक्त बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया की है। अच्छा, मुख्तसरन बताएं, हम अपना हुक्मरान कैसे बनाएं? हुक्मरान किसको बनाएं? मेजॉरिटी पे आके आ जाते जल साहब, और ये साहब हुक्मरान कैसे बनाएं? शूरायत का निजाम बनता है, शूरायत का। अच्छा, मैं बताता हूं, शूरायत का निजाम बनता है। हाँ। इस्लाम कहता है आर्टिकल 62, 63 पर कौन बताएगा हमें नेक कौन है? आप नहीं, सुन ले, बड़ा आसान है। आप जब मोहल्ले में फैसला कराने चाहते हो ना, तो आपको पता होता है ईमानदार आदमी कौन सा है। इस्लाम कहता है वोटर पे 62, 63 नाफिज करो। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा कि जनाब डेमोक्रेसी में सबको वोट देने का हक हासिल है। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। आपका एज क्राइटेरिया रखा हुआ है ना 18 साल। आप 12 साल के ज़हीन बच्चे को वोट नहीं देने देते, 85 साल के फातरुल अकल बूढ़े को वोट देने देते हो। ठीक है, वक्त में जी चौहान साहब, ये निजाम है यार। ये मैं चौहान साहब आपकी तरफ आता हूं। डेमोक्रेसी के खिलाफ तो कोई भी नहीं है, मगर इसको कोई डेमोक्रेसी नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं हम 12 साल के लोगों को भी वोट दें, शुरायत की बात कर रहे हैं। और लेकिन शुरायत में हमें कौन नेकोकार और परहेजगार कहां से लाएंगे? फिर तो रहमान साहब होंगे, इनकी तरह कुछ और लोग होंगे, फिर तो औरिया साहब ही होंगे, बाकी हम सारे फारिग। देखिए बात ये हमारी सोसाइटी, सर अपनी सोसाइटी को भी देखें, अपनी चीज़ों को देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ देखें। आप जैसे बात हो रही थी शख्सी इलेक्शन की, यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो वो कहते हैं अच्छा जी रेफरेंडम कराएं और इतने वोट किस ने डालने हैं। हमारे यहाँ तहसीलदार पटवारी क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या ये किस चीज़ है, ये माशरे में क्या हो रहा है। देखिए बात सुनिए, हमारे यहाँ जब लोग आते हैं ना अपनी ज़ात के लिए
लिए, अपनी हुकूमत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यही हार्डशिप है। हम प्रॉब्लम ये हुई, अच्छा टिकट जिन लोगों को मिलता है चौहान साहब, वो कौन लोग होते हैं? वो भी क्या है, वो ये हो रहा है कि हम ये जो बात दुरुस्त है कि एक आपका पार्टी लीडर बैठे हुए, जनरल साहब ने कहा है कि डिक्टेटरशिप है जनाब, आप जो पार्टी लीडर बैठे उसकी मर्जी ये के कसूर, आप मेरिट पे टिकट ले सकते हैं। बात सुनिए, ये कसूर सिस्टम का नहीं है, ये कसूर अशखास का है जो लोग हमारी काम करने जेब तो वाले। कट गई ना, हम तो लुट अगर गए ना, देखिए, जरूर। आप देखिए, आपने खुद सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया, उसके आपसे क्या मुराद? कौन? भाई मैंने हमारी आपने बनाया? हमारे लोगों ने, जो हमारे जो एलीट बनाया है सिस्टम, एलीट ने बनाया। हमारे जो अशखास थे, जो लोग आगे बढ़े, उन्होंने एलीट ने अपने लिए इसे चूज कर लिया। और जब आप पब्लिक फिर आप कह देना ये कि एलीट को हटाएं इस मैं मंजरनामे अर्ज करने से। लगा हूं ना जी, आपके पास एक आदमी आता है जो अच्छा है, नेकोकार है, बेहतरीन है, वो आप उसे वोट नहीं देते, अवाम उसे वोट नहीं देते। क्यों? वो इसलिए कि थाने में किसी की जान नहीं छुड़ा सकता, बात वो बड़े जीस्टर में नहीं बैठा हुआ। देखिए, हम ये कहते हैं, हम करते क्या हैं, हम जो पब्लिक हैं, हम ये सोचते हैं मुझे थाने से छुड़वाएगा तो मैं उसे वोट दूंगा। अच्छा, बात ये है, आपकी सोच ठीक होनी चाहिए, मेरी सोच ये होनी है कि ये थाने में किसका दिल करता है रिहाइश रखने को हुजूर? मेरे भाई, हमारे यहाँ जो पब्लिक है, अच्छा, मैं एक सवाल अपनी मैं बात जो कि आगे बढ़ा दूं, शाह साहब, मैं एक स्टडी आपको कोट करना चाहता हूं यहाँ पे, जो कि एक इंडियन नजाद प्रोफेसर ने की। उसका कहना था कि इंडिया की डेमोक्रेसी में जिस आदमी पे क्राइम, जुर्म ज्यादा हों, जिसने जुर्म किए हों या जिस पर पर्चे ज्यादा हों या जो ज्यादा नोटोरियस हो, लोग उसके इलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। और ये मैंने स्टडी देखी, जो आमिर खान उनका प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने उस प्रोफेसर का इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने पिछले 50-60 सालों की या कुछ सालों की स्टडी करके, और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जो जोरावर है वो मुझे थानेदार से बचाएगा, वो मेरी यानी इज्जत बचाएगा, जो जब महफूज नहीं है तो मैं तो उसी को वोट दूंगा जिसके पास माल है, जिससे ऐसे चोट डरता है। तो ये गलत बात होगी इस समाज में। देखिए, 500 की असम्बली में पिछले साल जब ये इलेक्शन हुए हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त बाकायदा आदाद-ओ-शुमार शाये हुए थे, मैंने अपने कॉलम में भी शाये किए थे। उसमें 500 कुछ की असम्बली है, उसमें से 200 लोग जो थे वो क्रिमिनल थे, उसमें कातिल भी हैं, उसमें स्मगलर भी हैं, 150-200 से ज़्यादा है। या ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले इलेक्शन की, ये जो 2013 में 14 में हुए हैं, इसी की बात कर रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें कातिल भी हैं, मनशियात फरोश भी हैं, स्मगलर भी हैं, भत्ता लेने वाले भी हैं, हर तरह के। इसलिए कि एक तो मोरालिटी अगर आप सियासत में नहीं लाएंगे, माशरे में नहीं लाएंगे, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। दूसरी बात यह है, जो चौहान से बात कर रहे हैं कि जी ज़मीनी हक़ाइक़, देखिए ज़मीनी हक़ाइक़ आपने माशरे को तब्दील करना है या माशरे को ख़राब करना है, मज़ीद ख़राब करना है। 85 से हमारे माशरे को इस जमहूरियत ने मज़ीद ख़राब किया है। तो अभी 85 से कह रहे हैं आप? मैं 85 के बाद खराबी बढ़ी है बहुत, पहले भी खराबी मौजूद थी, लेकिन 85 के बाद पैसे का अमल दखल ज्यादा बढ़ा। आखिरी लम्हे वो लोग आए, मुनशियात फरोश, स्मगलर, बहुत बुरे लोग जो थे सोसाइटी के, वो जमहूरियत पर जनरल साहब उसकी इस्लाह चाहिए, इस्लाह चाहिए जनरल साहब को देखिए जी, मैं तो एक जो निज़ाम देख रहा हूँ उसमें मुझे लेक्चर दिया जा रहा है जी मुल्क में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो बात करने वाले हैं उनकी सारी दौलत मुल्क से बाहर है, उनका कोई इस मुल्क में स्टेक नहीं है। बात चाहे पुरानी हुकूमत ले लें, चाहे हुकूमत ले लें, तो आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? आप इस निज़ाम से क्या तवक्को कर सकते हैं जिसमें अभी तक भी जो भी आपकी इंडिविजुअल उज़रदारियाँ इंतखाबी हुई हैं उसमें पता चल रहा है जी, चाहे 122 ले लें, 125 ले लें, हम कहाँ खड़े हुए हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के हालात बाकी दुनिया से इंतहाई मुख्तलिफ हैं। हमें अपने हालात और अपने लोगों के मुताबिक निज़ाम को तरतीब देना है। हम दुनिया से ला के पाकिस्तान में निज़ाम को लेके आएंगे तो पाकिस्तान का जो हाल होगा देखिए। हम 1947 से लेकर देखिए, उस वक्त अगर हम जो भी आइन था बना देते, इलेक्शन करवा दे, क्यों नहीं करवाया हमने सारा कुछ। हम हमेशा अयूब खान को, ज़ियाउल हक को हम बदनाम तो कर देते हैं, ठीक है बात, ज़्यादातर लोग कहते हैं शायद ठीक ही होगा, लेकिन अब ये तो देखिए कि जिसको हम जमहूरियत कह रहे हैं वो पाकिस्तान को किस जगह पे लेके आ गए हैं। जी। क्या ये आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसे हम तो चाहते हैं? आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है, जनरल साहब ने कहा, मगर हम हैं सारे चौहान साहब के साथ, डेमोक्रेसी के कोई भी अगेंस्ट नहीं, चाहे वो औरिया साहब हो। जी औरिया साहब, आप असल जमहूरियत के खिलाफ तो नहीं है ना? फाइनल कमेंट जी। देखें, जमहूर तो लफ्ज़ ही हमारा है। जमहूर का लफ्ज जो है, हमारे जमहूर उलमा की बात करते हैं, हमें कोई ताले आजमानी चाहिए। जमहूर का तो लफ्ज इस्लाम ने दिया है बुनियादी तौर पर। जी
अच्छा ये वो तो शुराई निज़ाम की आपने बात की, बहरहाल वो आपके जहन में तस्वर है, लेकिन वक्त खत्म हो चला। मगर आखिर में इतना अर्ज कर दूं, जमहूरियत से किसी को बैर नहीं है। इस जमहूरियत की खातिर यहाँ चौकों पे लोगों ने कोड़े खाए, फांसियां भी लगी। मगर बात यह है, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, जिस तरह इरशाद साहब ने कहा, इंक्लूसिव हो, मोरालिटी कैसे हो, तो बात यह है कि जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे कि माल तो इस मुल्क पर आपका एतमाद इतना है कि माल और असासे आप बाहर रखते हैं, यहाँ सिर्फ आप हुक्मरानी करते हैं। तो वो लोग जिनके माल असासे यहीं पर हों और उतने ही हों जितने आम आदमी के हैं, तो ये जो एक सरमाई की डिक्टेटरशिप बन जाती है, इसके बियॉन्ड ही है जमहूरियत। मगर जमहूरियत जो सफ़र आज यहाँ तक किया है, उसने वापस जाने का कोई नहीं चाहेगा कि ज़िया उल हक का दौर आए या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आए, इसके हक में कोई भी नहीं है। मगर खूब से खूब तर की तलाश है, और खूब की तर की तलाश में जो हमारे पैनलिस्ट ने नतीजा निकाला वो इतना ही है कि जमहूरियत वो होगी जो राइट्स देगी 200 मिलियन लोगों को, और वो नहीं होगी जो 1% को ऐसे राइट्स दे एट द एक्सपेंस ऑफ द मैसेज कि वो एक जिल्लत भरी ज़िंदगी बसर करें यहाँ के मैसेज। ये था हमारा आज का सिचुएशन रूम। इजाज़त दीजिए और देखते रहिए चैनल 24।